ऐसी खातून जिनको शादी का झांसा दिया गया, बयाना अफराद ने इनको दुबई के लिए 5 लाख के इवज में बेची। ये शुरुआत आपकी कैसे हुई? टिकटॉक से हेलो हाय हुई। शादी आपकी टिकटॉक पे हुई थी? जी, मेरे पास तो निकाह था। जब मैंने चेक करवाया तो वो रजिस्टर नहीं था। नादरा से इसको कराची से करवाया था। कानपुर में एक औरत रहती है मैडम यास्मीन के नाम से, वो बहुत मशहूर है। इसकी हेलो हाय थी कि इसे माँ कहता था, बहन कहता था, बेडरूम तक भी था उसका जाता। वीडियो कॉल पे बात कर रहा था तो मैंने कहा कि माँ बहन से ऐसे बात नहीं होती जैसे आप कर रहे हो उससे। उसके बाद इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। टिकटॉक पे तो आपने इसका नाम नहीं जानने की कोशिश की? मुझे कानपुर जाने के बाद पता चला अच्छा। कि 8 बच्चों का बाप भी है और दूसरा ये हिंदू है। मैडम यास्मीन से इसने मुझे बेच दिया 5 लाख में। मैडम यास्मीन को वीडियो कॉल पे ओवर पकड़ा था। तेरे को इतना डाउट है ना, मैं मैडम के साथ सोया पढ़ूं आज जो पढ़ना पढ़ ले। कॉल गर्ल थी, लड़कियां वड़कियां चलाती थी, नशा तमाशा दुनिया जहान का वो बेचती थी। किसी का कोई डर नहीं था? नहीं, उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाए। मुझे नशे में ऐसी मेडिसिन दी कि मुझे होश नहीं थी। ताई बदतमीजी, नशा सरेआम चाय में देना, इंजेक्शन जबरदस्ती लगाने। वहाँ से आप भागने में कामयाब कैसे हुए? मैडम यास्मीन जब मुझे घर से लेके गई थी तो मुझे आइस पिला के ही लेके गई थी। अच्छा। और मुझे इंजेक्शन भी लगाए थे कि मैं वहाँ से भागने में कामयाब ना हूँ। जिसकी पासपोर्ट ऑफिस वालों ने कि जिसका पासपोर्ट है उसे लेके आई। अच्छा। तो मैडम यास्मीन मजबूर हो गई थी मुझे पासपोर्ट लेने के लिए। रश था बहुत ज्यादा पासपोर्ट ऑफिस में। बहुत सी बातें की, टॉर्चर किया, हम आपको मार देंगे, ये करेंगे। ये कॉल रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है? जी, मेरे पास सब कुछ मौजूद है। आधी रात चल रही है, सुबह देख तेरा हशर क्या होता है। तेरे को मैं घसीटा हूं ना बालों के साथ लेके, फिर कहना, फिर मानना हम भी मेरा तू बाप लगाए। मैडम यास्मीन ने और भगवान दास ने मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। भगवान दास के मेरा इमरान दुरानी मेरा डायरेक्टर है। FIA का विद रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है। इसको जानती है बेबी, ये मेरा क्लास फेलो है, इमरान दुरानी। वो FI में ना, ये असिस्टेंट डायरेक्टर है, मेरा दोस्त है क्लोज। मैंने अपनी अप्रोच तेरे को दिखाई नहीं है। मरीम नवाज साहिबा, आपकी रेड लाइन ये औरतें हैं और औरतें ही अगर आपके सामने आके कह दें कि मुझे इंसाफ नहीं होता। हकी आवाज में आज बात करेंगे हम एक ऐसी दास्तान जो कि शादी के झांसे को लेकर उसको बेचने की एक तकमील कहानी होती है। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी खातून जिनको शादी का झांसा दिया गया और मुबैना अफराद ने इनको दुबई के लिए 5 लाख के इवज में बेच। ये इल्जाम एक खातून का है जो कि सुनते हैं और मरीम नवाज साहिबा की यहाँ पे एक रेड लाइन खत्म हो जाती है। हम मैम से पूछते हैं कि आपके साथ दर हकीकत वाकया कैसे हुआ और ये शुरुआत कैसे हुई? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, सबसे पहले बताएं कि ये शुरुआत आपकी कैसे हुई, ये बातचीत? तो उससे हेलो हाय हुई तो फिर मैंने शादी में वो बदल गई ना, तो हमने शादी कर ली। जबकि मैंने उससे पूछा था कि आप कौन हो, कहाँ से हो, उसने बताना। अच्छा, उस बंदे का आप नाम बताना चाहती हैं? उसका नाम भगवान दास है जी, ठीक है। गोती का रहने वाला है। अच्छा। तो शादी हो गई, शादी के 6 महीने बाद। ये शादी आपकी टिकटॉक पे हुई थी? जी, टिकटॉक पे हूँ। अच्छा, टिकटॉक पे जो शादी हुई थी वो वकील वगैरह वहां पे मौजूद थे या जस्ट ये एक ठीक है जी मेरी आपसे शादी हो चुकी, बस जी बस अब और कोई बात नहीं है, हम सिर्फ इसी शादी को शादी मानते हैं? जी कुछ ऐसा ही हुआ था कि वो यही था कि इसी शादी को शादी मानते हैं। फिर वो मेरे पास तो निकाह था। जब मैंने चेक करवाया तो वो रजिस्टर नहीं था। अच्छा। और फिर मैंने खुद नादरा से इसको कराची से करवाया था। अब वो नादरा के कार्ड में है, रजिस्टर्ड शुदा है। जबकि इसके कहने का मतलब है तुम मेरी बीवी नहीं हो, तुम मेरी कुछ नहीं लगती। वाह, मुझे पता है ना। फिर मैं ये नहीं, वाकया जो है वो दर हकीकत टिकटॉक से स्टार्ट हुआ। टिकटॉक से जब आपने स्टार्ट हुआ तो जाहिर बात है एक शख्स जिसके साथ शादी हो उससे मिलने का तजस्सुस रहता है। तो फिर आपने शायद कि इसको बोला होगा कि भाई मुझे आप अपने खानदान से मिलवाएं, मुझे आप बताएं कि भाई आपका खानदान कैसा है, मुझे अपनी भाभी से मिलवाएं अपनी, या इस तरह के कुछ सीन होते हैं। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था? ठीक हुआ था। मैंने बोला था कि फैमिली भी मुझे अपनी दिखाएं, शादी तो आपने कर ली है। फिर इसने कानपुर में एक औरत रहती है जिसका नाम है मैडम यास्मीन के नाम से, वो बहुत मशहूर है। अच्छा। तो इन्होंने कहा था कि वो मेरी माँ है, वो मेरी बहन है, मेरी सखी बहन है और मेरी माँ है। इन्होंने मुझे जैसे उनसे मिलवाया। अच्छा। एक बार मैं उनके पास गई थी तो दिखने में तो वो मुझे सही नहीं लगती थी। अच्छा।
उसके बाद दूसरी बार मैंने कहा कि हम चलते हैं बहन की तरफ, हमारे रहीम खान से नजदीक था। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं कि नहीं जाना। तो फिर मैंने जिद की कि क्यों नहीं जाना, जबकि इसकी हेलो हाय थी कि ये इसे माँ कहता था, बहन कहता था, बेडरूम तक भी था उसका जब दुनियादारी का एक काम था। बहन के साथ जिसको जी। बहन मानता था, माँ भी कहता अपनी मां भी मानता था, कहता भी था, जी। और फिर भी उसके एक कमरे में जाने की एक उसने वजह नहीं बताई कि क्या ये वजह पीछे क्या है उसके। नहीं, उसने वजह नहीं बताई। जैसे वीडियो कॉल पे बात कर रहा था तो मैंने कहा कि माँ बहन से ऐसे बात नहीं होती जैसे आप कर रहे हो उससे। अच्छा, ये मैडम यास्मीन जो हैं उनके साथ ये बातचीत कर रहा है और उन पे अच्छा और बहुत ओवर कर रहा था। तो मुझे बुरा लगा कि बहन तो भाइयों से ऐसे बात नहीं करती। ठीक है। उसके बाद इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा कि तुम कौन होती हो पूछ। ये वो जो भगवान दास वो। जी। अच्छा, पहले आपने जब ये टिकटॉक पे था तो आपने इसका नाम नहीं जानने की कोशिश की, जबकि भगवान दास ये एक अच्छा मेरा नाम आसिफ है। अच्छा, इन्होंने कहा था कि मेरा नाम आसिफ है। ये भगवान दास तो मुझे खानपुर जाने के बाद पता चला अच्छा कि 8 बच्चों का बाप भी है और दूसरा ये हिंदू है। एक तो धोखा इसने ये हिंदू का कर दिया कि मेरी जिंदगी खराब कर दी। ठीक है। और दूसरा ये कह के कि मैं कवारा हूँ, मैं मैरिड नहीं हूँ, यानी कि मैं अनमैरिड हूँ, मेरे मैरिड नहीं जी। ये तो मुझे लगता है कि मुझे फिर मैं सवाल जब करती थी इससे, फिर इसके सवालों से मुझे खानपुर दोबारा ले गया। मैडम यास्मीन से इसने मुझे बेच दिया 5 लाख में। नहीं, जब बेचा था उससे पहले कोई आपके इसके साथ कोई बहस मुवाजना हुआ हो या कोई बात हो? नहीं था। अच्छा। जैसे मैंने मैडम यास्मीन को वीडियो कॉल पे ओवर पकड़ा था तो उसी पे मैंने पूछा कि एक बीवी का हक है अपने हस्बैंड से पूछना कि ये कौन है भाई, कि ये बहन थी आपकी। तो फिर इस तरीके से मैं तो नहीं चाहती कि ये आप इस तरीके से इसे देख रहे। उसी तक कर झगड़ा एक दिन का ही था, दूसरे दिन मुझे वहां पे ले गया। अच्छा। और फिर इनका कोई आपस में था, पहले भी ये करते होंगे, पता नहीं न जाने कितनी औरतों की जिंदगी खराब की होगी ना इन्होंने। तो मैं नहीं चाहती कि किसी और औरत की ये जिंदगी खराब करे, मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अच्छा, ये आपको जब मैडम यास्मीन के पास लेके गया, मैडम यास्मीन का जो दर हकीकत उनका ठिकाना कहाँ पे है, वो रहती कहाँ पे है, उनका जो है ना मेन जो है ना कारोबार क्या है? जाहिर बात है जब इतनी ओवर एक्टिंग यहाँ पे बात की जाए तो फिर जाहिर बात है कोई ना कोई और भी पीछे गेमें चलती हैं। जी, जब इन्होंने मुझे बेचा था पहले तो इसकी सगी बहन थी, इसकी माँ थी। जब ये 5 लाख लेके वापस चला गया मुझे छोड़ के, तब किस जगह पे? ये वापस बोट की चला गया था। बोट की चला गया, लेकिन आपको कहाँ पे छोड़ा? खानपुर कटोरा में छोड़ के यास्मीन के घर चला गया था, मैडम यास्मीन। मैं उनके घर में 2 दिन रही हूँ तो मुझे उनके चाल चलन तो अच्छे नहीं लगे। ठीक है। वो कॉल गर्ल थी, लड़कियां वड़कियां चलाती थी, नशा तमाशा दुनिया जहान का वो बेचती थी। अच्छा। सरेआम बेचती थी, यानी कि किसी का कोई डर नहीं था? नहीं, और उसको डर नहीं है। और वो कहती थी कि आईजी भी मैं खुद हूँ तो करना जनरल भी मैं खुद हूँ। अच्छा। इतनी वो थी और के वो किसी से नहीं डर कि जब आपको बेचा गया उसके बाद आपको उनके घर छोड़ा गया, यास्मीन के घर, जो एक जो है ना कहने के मुताबिक जब ओवर एक चीज है कि चकला चलाती थी, ठीक है, वो जो है ना एक समझ लें कि हीरा मंडी के बाद दूसरा हीरा मंडी, बिल्कुल ठीक है, वहां पे लड़कियों को इंजेक्शन लगाती थी। आपके साथ क्या सलूक किया उन्होंने? मेरे साथ भी जब मैंने उनसे मेरा मोबाइल भी उन्होंने छीन लिया, तो जब मैंने मैडम यास्मीन को बोला कि मुझे मेरे हस्बैंड से बात करनी है, तो भगवान दास से तो उन्होंने कहा कि बात नहीं हो सकती है, कि वो आपको 5 लाख में दे गया है, अब आप सारी जिंदगी हमारे पास हो। अच्छा। फिर मुझे गुस्सा आया तो मैंने काफी झगड़ा किया। उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाए, मुझे नशे में ऐसी मेडिसिन दी कि मुझे होश नहीं थी। जब आपको 5 लाख में वहां पे फरोख्त कर दिया गया, मैडम यास्मीन ने फिर आपके साथ सलूक क्या किया? क्या आपको अपनी वो गुलाम ही समझती थी? आपके साथ कोई उन्होंने मारपीट वहां पे की? आपको जो है ना जुल्म का कोई निशाना बनाया? कोई इस तरह की कोई आपके वहां पे कोई चीज उसके सामने आई हो? जी, उन्होंने इतना मुझे किया कि शायद मैं रब से मौत मांगती तो वो मौत ना देता। मार कुटाई, बदतमीजी, नशा, सरेआम चाय में देना, इंजेक्शन जबरदस्ती लगाने, तो बहुत बुरा था। मैंने जो 15 दिन निकाले थे बहुत मुश्किल थे मेरे लिए, मुझसे बदतर नहीं थे। अच्छा। फिर मैडम यास मेरी उन्होंने कहा था पासपोर्ट ऑफिस ने कि आप उसको लेके आए। कितने दिन आप बाद पासपोर्ट ऑफिस में वहां पे गई हैं? मैं 15 दिन बाद रही हूँ। अच्छा, 15 दिन तक आप वहां पे रही, 15 दिन तक आपको टॉर्चर किया गया, 15 दिन तक आपको जुल्म का निशाना बनाया गया,
15 दिन तक आपको आइस दी गई और इसके बाद एक औरत जो है अपने होश में रहे, ये हो नहीं सकता। फिर आप जब पासपोर्ट ऑफिस में वहां पे पहुंची हैं तो फिर वहां से आप भागने में कामयाब कैसे हुई? हाँ, जिसकी मदद अल्लाह करता है, अल्लाह बहुत बड़ा है। जी, और बिल्कुल। जिसकी मदद अल्लाह करता है, जिसके साथ रब है उसके साथ जग है। बिल्कुल। तो मुझे परवरदिगार पे पूरा भरोसा था और मैं तहज्जुद में भी कहती थी कि ए मालिक, मेरा कोई ऐसा वसीला बनाओ कि मैं अपने घर वापस चली जाऊं। जो गलती मैंने की है मैं किसी और औरत के साथ होने नहीं दूंगी, मुझे आवाज उठानी है। मैंने ये उसी दिन सोच लिया था वहां पे। मुझे मौका नहीं मिला, फिर उन्होंने जिद की पासपोर्ट ऑफिस वालों ने कि जिसका पासपोर्ट है उसे लेके आए। अच्छा। तो मैडम यास्मीन मजबूर हो गई थी मुझे पासपोर्ट लेने के लिए, जबकि वो कहती थी कि मैं खुद आईजी हूँ, मैं खुद डीआईजी हूँ, मैं खुद कर्नल हूँ, मैं सब। अच्छा, वो कर्नल जनरल होने के बावजूद उनको इतना जो है ना वो जो पासपोर्ट ऑफिस बनाने वालों ने इतना कह दिया था कि भाई वो आएगी तो बनाएंगे। इसका मतलब कर्नल जनरल वहाँ पे खत्म हो गए, वहाँ पे डीआईजी आईजी खत्म हो गए। जी। और मैडम यास्मीन जब मुझे घर से लेके गई थी तो मुझे आइस पिला के ही लेके गई थी। अच्छा। और मुझे इंजेक्शन भी लगाए थे कि मैं वहाँ से भागने में कामयाब ना हो सके। तो जब मैं घर से निकलना कोशिश कर रही थी तो मैंने कहा था कि ऐ परवरदिगार, तेरा ही आसरा है। तो जब हम अपना आप और अपना आसरा अल्लाह पे छोड़ते हैं तो अल्लाह बहुत बड़ा है। तो मैं वहां पे गई, मैडम यास्मीन थोड़ा अंदर थी, रश था बहुत ज्यादा पासपोर्ट ऑफिस में। तो एक गार्ड था तो मैंने उससे हेल्प मांगी कि प्लीज मेरी हेल्प करिए। अच्छा। तो वो बहुत अच्छा नाइस इंसान था। उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मैं बाद में बताऊंगी, तो आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। अच्छा। मेरी मजबूरी थी तो मैंने दे दिया। मोबाइल तो था नहीं मेरे पास, लेकिन उसने गार्ड ने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने कहा कि दूसरे रास्ते से आप चले जाओ यहाँ से। अच्छा। तो कहने का मतलब है कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा था, मैं वहाँ से आ गई बहुत मुश्किल अच्छा, से। आने के बाद जब आप वहां से भागी, आपका किसी ने पीछा नहीं किया? नहीं, बहुत सा किया भी था, लेकिन मैं जैसे ही रश से निकली थी तो ऑटो खड़ा था, मैं उसमें बैठी और मैं रहीम खान अड्डे पे आ गई थी। आपके पास पैसे मौजूद नहीं थे, मेरे पास किराया नहीं था, मोबाइल नहीं था और मैं नशे में इतनी मदहोश थी कि मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। फिर मैंने किसी से हेल्प मांगी और मैंने कहा कि आप मुझे लाहौर की गाड़ी पे बिठा दीजिए, आपकी मेहरबानी है, आगे मैं रास्ता कर लूंगी। फिर उस बुजुर्ग ने, वो ड्राइवर था, उसने कहा कि आप यहाँ बैठिए। ठीक है। मैं बैठ गई तो ये है कि मैं लाहौर तक पहुंच गई। ठीक है। उसके बाद मैं जैसे ही घर आई मैंने अपने भाई के मोबाइल में सिम डाली, अपनी निकलवाई। इन्होंने मुझे बहुत सी बातें की, टॉर्चर किया, हम आपको मार देंगे, ये करेंगे। ये कॉल रिकॉर्डिंग्स आपके पास मौजूद हैं? जी, मेरे पास सब कुछ मौजूद है, उनकी वीडियो भी, बहन भाइयों की। अच्छा। जो बहन भाई कहते थे तो बेडरूम तक भी पहुंच गए। मुझे शर्म आती है कि ऐसे रिश्ते तो होने नहीं चाहिए, अगर है तो उसकी बुनियाद। अच्छा, फिर आके आपने सबसे पहले कार्रवाई क्या की जब आप यहाँ पे रेमंड लाहौर पहुंच चुकी थी? फिर उसके बाद आपको धमकियां, अमेज कॉल्स भी आती रही, आपको जो है ना बहुत यहाँ पे आने के बाद टॉर्चर किया गया और आपको कुछ मेरे ख्याल से किसी FIA जो है उसका कोई आदमी भी पीछे लगाया गया था जो कि एक कटिंग वाला था। तो उसका क्या मामला बना? फिर उसके साथ आपने क्या किया? मैंने उसके साथ तो कुछ नहीं किया, वो बस यहाँ आता जाता था और मुझे कहता था कि मैं FIA का डायरेक्टर हूँ। मैंने उसके दिल में घुस के नहीं देखा था तो क्या है क्या नहीं है। फिर मुझे लेके जाता था ऑफिस में, इधर उधर 2 नंबर का बंदा, कभी इसने 20 लेना, कभी 30,000 लेना। मेरे बच्चे की बाइक 125 थी, वो लेके चला गया। मेरे पास पैसे नहीं थे, इतनी गुंजाइश नहीं, क्योंकि मैडम यास्मीन ने और भगवान दास ने मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी थी कि मेरे पास इतना नहीं था कि मैं एक पिन ले सकूं। फिर मेरे बच्चे की बाइक थी, मैंने वो दी। मेरे मोबाइल घर पे 2 पड़े थे, जो एक 80,000 का था, 1.5 का था, मैंने इसको दे दिए थे अली को। उसके बाद वो मुझे लूटता रहा। अली नाम है उस आदमी का? जवेद FIA। जवेद अली उसे कहते हैं, अली कहते हैं। उसका नाम उर्फ अली है, लेकिन जवेद उसका नाम ठीक है, जो FIA का अपने आप को बनाता था। जी। समझाता। लेकिन फिर उसके बाद वो आपकी जान छोड़ के आ गया, अभी भी वो आपको टॉर्चर करता? नहीं, उसने फिर आखिरी बार अभी हमारे घर पे आया था 1 मंथ पहले। तो मुझे कहता कि हमने फरक अब्बास से मैंने बात की है तो आप मुझे पैसे दो। तो फरक अब्बास कौन है? वो आई डोंट नो के इस्लामाबाद का बता रहा था कि वो डायरेक्टर है, मैं इसे जानती नहीं, मैंने देखा नहीं है उसके बकौल। तो मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो फिर मैं वॉशरूम में चली गई, तो उसने मेरे 2 मोबाइल पकड़े, एक को जेब में डाल दिया था, दूसरे में मेरे ये लोन लिया 30,000, 35 और 15,000 रुपया मेरे
ये किया था इजी पैसे से, पैसे निकाल के फिर मेरे टोटली मोबाइल हैंग करके चला गया, मेरी व्हाट्सएप ये वो अच्छा। ब्लॉक कर दिया उसने ना, कि मैं कॉल भी नहीं कर सकती थी और उसको रिपेयर भी नहीं कर सकती मोबाइल ठीक है। तो ये सब कुछ हर बंदे ने लूट मार की है। क्यों? फिर उसके बाद आपने जब यहाँ पे पहुंची तो आपने सबसे पहले क्या कार्रवाई की और किससे मदद मांगी? मैंने तो फिलहाल अली से मांगी थी, जो अपने आप को FIA का ट्रैकर कहता है। ठीक है। और उसने भी मेरे को इतना दिया, धोखा दिया उसने। धोखा दिया, भगवान दास से भी ज्यादा उसने दगा दी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे मैडम यास्मीन का नंबर दो, तो भगवान दास का नंबर दो, मैं FIA में उनकी दरखास्त देता हूँ, उन्होंने दी भी है, लेकिन वो झूठ है, गलत है, वो झूठी है। अच्छा, आप अब क्या कार्रवाई करेंगी उनके खिलाफ? और आपने इतनी हिम्मत की कि आपने हमें एक वीडियो इंटरव्यू दे दिया और उसके ये चलने के बाद जो है वो कुछ भी हो सकता है, तो आप सबसे पहले क्या यहाँ पे कार्रवाई करेंगी? क्या आप करेंगी ये अभी जाने के बाद, इस वीडियो के बनने के बाद, इस इंटरव्यू देने के बाद? मैं सही कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा इन्होंने जितना टॉर्चर किया, जितनी धमकियां वमकियां कर्नल की भी दी हैं, जिसका नाम है वो ले रहा था भगवान दास के मेरा इमरान दुरानी, मेरा डायरेक्टर है, FIA का विद रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है। ठीक है। और उस बंदे के भी, उसने भी मेरे को बहुत ब्लैकमेल फोन पे किया। ठीक है। मैं डरती थी, 3 महीने से मैं घर से नहीं निकली। अभी चौथे मंथ में मैं जब तहज्जुद पढ़ती थी तो मैं अल्लाह को कहती थी कि मेरी हिम्मत हो कि अगर मैंने ये कदम नहीं उठाया तो आने वाली नस्ल की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि ये कदम मैंने इसलिए उठाया है, वो देखा जाएगा जो होगा। मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत गफूर वो रहीम। कभी भी साथ नहीं छोड़ता, अच्छे और सच्चे इंसान का साथ तो कभी नहीं छोड़ेगा, तो और टेंशन जिंदगी के साथ है। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा से आप क्या दरख्वास्त करना चाहते हैं? हमारी इस प्रोग्राम अगर मरियम नवाज साहिबा तक ये पहुंचता है तो फिर आप मरियम नवाज साहिबा को क्या अपील करना चाहें? मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है, आपकी रेड लाइन यहाँ पे अगर खत्म होती है तो मुझे फिर फांसी पे लटका दी, नहीं तो फिर मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। मरियम नवाज साहिबा, आपकी रेड लाइन ये औरतें हैं, और औरतें ही अगर आपके सामने आके कह दें कि मुझे इंसाफ नहीं मिलता, वो दर बदर फिरती हो और आप सिर्फ अपनी सीट पे बैठ के ये कहें कि मेरी रेड लाइन औरतें हैं, तो मरियम नवाज साहिबा, आज की दास्तान, आज की ये कहानी जो किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बीवी होगी, जो कि आपकी रेड लाइन है और वो सरेआम तमाशा बन रही होगी। मरियम नवाज साहिबा, इनकी ये दरख्वास्त है आपके सामने कि अगर आपकी रेड लाइन औरतें हैं तो हमें इंसाफ दिलवाया जाए। ये भगवान दास हो चाहे वो यास्मीन हो, उनको तख्तादार पे लटका दिया जाए, क्योंकि जुल्म की इंतहा यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसी प्रोग्राम के साथ अपने होस्ट नुमान यूसुफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।